तो क्वेश्चन गिवन है ऐसा, एक लिफ्ट के इनसाइड दो चीज था, वेइंग बैलेंस था एज वेल एज स्प्रिंग बैलेंस था। तो एक वेइंग मशीन रखा है, और एक स्प्रिंग बैलेंस। ऐसा, और ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ब्लॉक, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन बोला गया, when the lift was accelerating upward, weighing machine shows weighing machine shows the reading equals to uh, shows the reading equals to uh, 60 Newton, and the spring balance shows the reading of 10 Newton. If the lift was stationary, spring balance shows the lift was stationary, then and the weighing machine shows the reading of 50 Newton. Then find the actual mass of the block. Consider block was in contact with the weighing machine all the time. सॉल्व करो इसको। स्प्रिंग बैलेंस का मास एज्यूम करके चलो 0 है, और वेइंग मशीन का भी ऑब्वियसली 0 एज्यूम करके चलना है। तो मैं एक छोटा सा करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने 60 दिया है उसको 70 कर लो। वैसे 60 के लिए भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन 70 कर लो। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ मांग रहा हूँ, फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। दोनों चीज़ निकालो।
तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें ये सारे डेटा दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। इफ द लिफ्ट वॉज स्टेशनरी, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो मान लो कि इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। तो नॉर्मल का जो रीडिंग होगा वही क्या होगा, वेइंग मशीन का रीडिंग। ये 50 दे रखा है और यहाँ पे बोला है कि ऑलवेज कांटेक्ट मेंटेन करके रखा है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो टेंशन होगा वो 10 ही रहेगा, चाहे वो स्टेशनरी रहे चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट करे। ये टेंशन बढ़ता कब है, जब स्प्रिंग जो है अंदर स्ट्रेच होगा तब बढ़ेगा। तुमने तो पहले ही कांटेक्ट में डाल कर रखा है तो स्ट्रेच तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए mg इज इक्वल्स टू टेंशन प्लस ऑफ नॉर्मल होगा। सो टेंशन इज 50 एंड 10 दोनों का एडिशन, ये आ जाएगा 60। सो मास अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। मास कितना आ जाएगा, 6 kg। समझ में आया क्या? अब दूसरा चीज निकालना है कि कितने से एक्सप्लोरेट कर रहा है। तो ए से एक्सप्लोरेट कर रहा है मान लेता हूं, ऊपर की डायरेक्शन में अगर ए से एक्सलेट कर रहा होगा तो इस ब्लॉक के ऊपर फिर से वही फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो टी लग रहा होगा, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की डायरेक्शन में एम जी। और कोई भी पर्सन ग्राउंड से देख करके ये बोलेगा कि ये ए से एक्सलेट कर रहा है। तो इक्वेशन क्या आएगा, टी प्लस नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। टेंशन कितना है, 10। क्यों 10 रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। फिर से हमारा वही चीज़ है और दे भी रखा है यहाँ पे, तो टेंशन 10 ही रहेगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा, उसने खुद बताया है कि 60 हो चुका है, नॉर्मल सॉरी 70 हो चुका है। तो मैं 70 पुट कर लेता हूँ और माइनस ऑफ एम जी अभी हम लोगों ने निकाल ही लिया, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, 20 बच जाएगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 6 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा है वो सही है। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ। यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में, काफी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट मोशन। एनएलएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मोशन बनते हैं। और ये कंस्ट्रेंट मोशन अगर नहीं आया तो तुम एनएलएम में एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे, फिर तुम्हारा आरबीडी में प्रॉब्लम होगा, एसएचएम में। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन ध्यान से देखना। इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, पहले लॉन्ग मेथड हमेशा यूज़ करेंगे, फिर दूसरा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब कि कोई भी बॉडी को तुमने इस तरीके से कनेक्ट करा है कि उसमें कुछ कंडीशंस हैं और कंडीशन यही रहेगा कि रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा, ये कंडीशन है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये पॉइंट पी है और ये फिक्स्ड है और इस जगह पे दूसरा पार्टिकल है जो कि आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो कि लेंथ L1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, dL1/dt इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी। दिस इज फिक्स्ड पॉइंट ना, और फिक्स्ड पॉइंट से जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L1, उसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी देगा मुझे, और ये वेलोसिटी होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि L1 टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है।
समझना अच्छे तरीके से। दूसरा पॉइंट, अगर इसी पार्ट में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में होती v डैश, और ये लेंथ होता L2, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा L2 क्या होते जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ऑफ कोर्स घटेगा। तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ L2 is v dash, but the rate is negative, so we'll put a negative sign here. नेगेटिव साइन बेसिकली इधर देना था, लेकिन तुम उधर भी दे सकते हो। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो L2 डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और इसी बात को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन में। मान लो कि मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और वो पुली सा टेस्ट है। अभी एक सबसे सिंपल सिस्टम लेंगे एटूड मशीन का। दिस इज एटूड मशीन। और अगर मेरे पास ये एटूड मशीन है तो हमें पता है कि इसमें दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बोल लो या फिर एक्सेलरेशन बोल लो, दोनों क्या होगा, सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ये हमें पता है, लेकिन मुझे इस बात को प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या किया, ये एक रस्सी लिया जिसका लेंथ है L1, और ये एक रस्सी लिया जिसका लेंथ है L2, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है V1 से, और ये जो ब्लॉक है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है V2 से। ऐसा जूम कर लिया हमने। तो क्या लेंथ L1 और L2 का वैल्यू L होगा, टोटल लेंथ, और L क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। इस पूरे इक्वेशन को मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या मिलेगा, dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो L1 मैंने जैसे लिखा है, तो L1 का रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा, वेलोसिटी किसका, इन दोनों पॉइंट्स का, क्योंकि यहां पे मैंने P पॉइंट को क्या रखा था, फिक्स्ड रखा था। तो सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि L1 को इंक्रीज या डिक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सोचो ये P भी मूव करने लग जाए तो L1 को कैसे लिखेंगे, अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन का हम लोग काम उठाएंगे, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू P कर लेंगे, जैसा तुम सोचो। या फिर मेरे तरीके से करेंगे, जैसा मैं करता हूँ जनरली, उस तरीके से करेंगे। वो तरीका क्या है उसको समझते हैं हम लोग। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये पुली है और पुली के बीच में रस्सी आएगा, तो पुली का ये पॉइंट और जो ब्लॉक है इस जगह पे, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में आने वाला है रस्सी। तो रस्सी का लेंथ इसी से डिफाइन होने वाला है। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 1 मान लो और ये पॉइंट है 2। वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट कितना है, 0। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पॉइंट कितना है, नीचे की डायरेक्शन में। 1 और 2 नहीं लिखता हूँ उसको मैं, इसको VA एंड B लिख लेता हूँ, VA एंड VB, और ये V2 है। तो ये जो लेंथ L1 है उसमें ये चीज तो हो गया 0, तो मैंने लिख दिया 0। और ये चीज है V2, तो V2 को मैं प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, बोलो। ये V1 लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। L1 लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, तो हमने क्या देखा, जो भी लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है उसका रेट ऑफ चेंज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी लेंथ को घटाना चाहेगा उसका रेट ऑफ चेंज क्या लेंगे, नेगेटिव। इतना ही ध्यान में रखना है तुमको। तो ये L1 लेंथ को बढ़ाना चाहता है क्योंकि इसका नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है V2, तो प्लस V2 लिखूंगा, फिर प्लस आएगा यहाँ पे। और इसके पास भी दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट इधर का है और एक पॉइंट यहाँ का है जो
ब्लॉक से अटैच्ड है, और उसी के बीच में आने वाला है रस्सी, ये आने वाला है रस्सी। तो सर इसको, जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो इज इक्वल टू v1 आएगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, v1। अब ये वापस इस वाले पे फोकस करो, ये मान लो c है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, ये पॉइंट है सी, ठीक है, रस्सी वाला मत लेना, क्योंकि रस्सी तो रोटेट करके नीचे जाने लगेगा, रस्सी का वेलोसिटी नहीं, पुली का देखना है, पुली का पॉइंट। तो ये भी पुली का पॉइंट स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका भी 0 होगा। और ये जो पॉइंट है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो लेंथ L2 है ये V2 से जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। बताओ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे, बस इतना ही तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इस जगह पे पुट करूंगा एक पॉइंट का 0, दूसरे पॉइंट का -v2 इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर, v1 इज इक्वल टू v2। इसी को हम लोग एक्सप्लोरेशन में भी रिलेशन निकाल के लाते हैं। कैसे करेंगे? इसी को वापस से एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, ये हो जाएगा डी स्क्वायर L1 बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L2 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को दे रहा था, दूसरा डिफरेंशिएशन किसको दे देगा? एक्सेलरेशन को। तो वापस से वेलोसिटी के जगह पे आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू a2। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? समझ में आई या बात नहीं आई? आई सर। आए ना? तो अब क्वेश्चन करो। ये चीज को हमेशा याद रखना, जो लेंथ को बढ़ाना चाहता है उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, जो लेंथ को घटाना चाहता है उसको नेगेटिव लेना है, बस। क्वेश्चन। हेलो। हाँ बोलो। कुछ बोल रहे हो, बोलो। आगे चलते हैं। हेलो। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन है, इसे करना है तुम लोग को। एक ब्लॉक है, इसको मैंने इस तरीके से अटैच कर रखा है कुछ, और ये दूसरा ब्लॉक है, इसको इस तरीके से अटैच करके रखा है, ठीक है। और बोला गया कि अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा V1 से, तो ऑफकोर्स ये ऊपर जाएगा V2 से। तुम्हें V1 और V2 में रिलेशन निकालना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। थोड़ा सा सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लो कि कैसा है। ये पुली किस तरीके से रहता है, ये डिस्क होता है, और इस डिस्क के सेंटर से मास कनेक्टेड है, ऐसा, और रस्सी इस जगह से गया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो पुली आराम से ऊपर नीचे मूव कर सकता है, रस्सी जैसे ही लूज होगा या फिर टाइट होगा, ये पुली भी ऊपर या फिर नीचे जा सकता है अकॉर्डिंगली। और ये पुली तो फिक्स्ड है, वो तो दिख ही रहा है। सर मिल गया रिलेशन। हाँ निकाल लिया गया। हाँ सर। ओके। करते हैं इसको। तो इसमें फिर से मैं लेंथ एज्यूम करूंगा, इसको मान लिया L1, इसको मान लिया L2, और इसको मान लिया मैंने L3, ठीक है। तो मैं तीनों के लेंथ के समेशन को कांस्टेंट बोल सकता हूँ, और क्या करना है? डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt, dl3/dt इज इक्वल टू 0। अब L1 लेंथ की बात करते हैं। ये जो L1 लेंथ है, इसका दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट।
इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि फिक्स्ड है। और ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, क्योंकि ये ब्लॉक V1 से जा रहा है तो ब्लॉक अटैच्ड है पुली के साथ, तो पुली भी V1 से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये L1 लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना? बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो पॉजिटिव लेंगे, V1 पॉजिटिव आएगा और दूसरा पॉइंट 0 पे। अब L2 वाले पे आते हैं। तो L2 वाले पॉइंट का ये जो होगा वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना लेंगे L2 पॉइंट का, बोलो। 0, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। और इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना लेंगे, सेम V1 होगा, V1 और वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो L2 लेंथ को V1 बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या घटाने की, बढ़ाने की, तो V1 हो जाएगा पॉजिटिव, बढ़ाना। 0। अब L3 की बारी आई, तो L3 में भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना, 0, क्योंकि पुली नहीं मूव कर रहा है, ये पुली स्टेशनरी है। तो इसका वेलोसिटी 0। और ये पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में V2 से मूव कर रहा है, और ये लेंथ L3 को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है या घटाने का, घटाने का। तो माइनस V2 लिखेंगे, और 0 तो प्लस का 0 माइनस कर लो। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा V1 प्लस V1 माइनस ऑफ V2 इज इक्वल टू 0, सो 2V1 इज इक्वल टू V2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब V2 का जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी डबल होगा इससे। और इसको मैं वापस एक बार स्ट्रिंग से प्रूव करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगा। ये जो रस्सी है और जो पुली है, सिस्टम कैसे दिया है, ऐसा है, और ऐसा है। अगर ये पुली x डिस्टेंस नीचे जाता है, अगर पुली गया x डिस्टेंस नीचे, तो दोनों साइड से रस्सी खींचेगा। पुली कितना डिस्टेंस नीचे गया, x डिस्टेंस, तो इधर से भी x डिस्टेंस खींचेगा और इधर से भी एक्स्ट्रा रस्सी खींचेगा, तो इधर से कितना रस्सी ऊपर चला जाएगा, 2x में। 2x। अरे हाँ या नहीं, इतना तो समझ में आया होगा, है ना, कि अगर हाँ। ये रस्सी नीचे गया x से, तो पुली भी x से जाएगा, और दोनों साइड से रस्सी कितना लेगा ये एक्स्ट्रा, x और x, तो इधर से रस्सी 2x ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी तुम्हारी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट डबल, 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन अब ऐसा है, ये एक ब्लॉक अटैच्ड है इस जगह पे, और वापस से स्ट्रिंग है इसके ऊपर, ऐसा करके, और इस तरीके से अटैच्ड है ब्लॉक। काफी आसान क्वेश्चन है, बस देख करके काफी टफ लग रहा है। तो दोनों के वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है तुम्हें, ठीक है।
अगर ये नीचे की डायरेक्शन में v से जा रहा है तो सेकंड वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक। सॉल्व करो। तो इसमें मैं लेंथ को एज्यूम कर लेता हूँ। दिस लेंथ इज L1, L2, L3, L4 एंड L5, और सभी के लेंथ का समेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ढेर सारे लेंथ हो जाते हैं तो लिखना बहुत ही ज़्यादा 2, 3, 4 एंड 5 अभी बोरिंग होता है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो dl1/dt, जो कि ऑब्वियस पार्ट है, सबको पता होता है। नेक्स्ट टाइम से इसको अवॉइड करेंगे लिखना। बस dl5/dt इज इक्वल्स टू 0, ये l होगा और इक्वल्स टू 0 होगा। अब dl1/dt के बारे में देखते हैं। तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, लेकिन ये पॉइंट नीचे की डायरेक्शन में v से जा रहा है और लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, तो प्लस v लिखेंगे। अब dl2/dt को देख रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि पुली कहीं भी नहीं मूव कर रहा है, और ये पुली भी कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि इसको भी बांध के रख दिया है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया। अब L3 की बात कर लेते हैं, dl3/dt, इसकी भी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0, तो ये भी बेकार है। ये पुली, इसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये जो पुली है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि x से ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि ब्लॉक x से ऊपर जा रहा है तो पुली भी x से ही ऊपर जाएगा, और क्योंकि लेंथ को घटाना चाह रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस ऑफ x। ये 4 वाला हो गया और ये 5। फिफ्थ वाले के लिए ये पॉइंट की वेलोसिटी 0, और ये पॉइंट भी x से ही ऊपर जाएगा और लेंथ को घटाना चाह रहा है, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 0। सो v इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू v/2। काफ़ी सिंपल था, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेंदी बना दिया था। सर हाँ एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे इस एग्जांपल पे बोले तो फिर L5 का 0 है और L4 ऊपर V से जा रहा है और पुल्ली का V/2 आया, तो क्या सारे केस में वो मतलब एवरेज ही होता है पुल्ली का? मैंने समझा नहीं तुम्हारी बात। L1 L4 क्या बता दिया तुमने? सर ये जो अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया ना, हाँ हाँ। उसमें L5 जो रेट से इंक्रीज कर रहा है वो 0 है अल्फा और L4 में 0 0। किस में? L1 L5। L5 में? हाँ। L5 में जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा इंक्रीज। है? डिक्रीज हो रहा है ना लेंथ तो। हाँ हाँ, वही मतलब डिक्रीज। हाँ और फिर L4 में V हो रहा है ना? हाँ, L4 में भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, V हो रहा है, तो फिर क्या पुल्ली वो एवरेज आया ना V/2, नहीं नहीं V+0/2? हर बार ऐसा नहीं आएगा कि ये एवरेज वाला आंसर आ जाएगा, जैसे v/2 हो गया है ना। वो तो तुम यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि L3 और L2 का लेंथ कांस्टेंट होने वाला है, तो इसे तो हटा ही दो। L3 और L2 है ना, सॉरी, इन दोनों को हटा दो। इसका मतलब 1 2 3 सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज लिखना है। तो इसका रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का समेशन, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एवरेज होगा हमेशा। आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, आगे चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक ब्लॉक है और ये इस तरीके से रखा गया है और इसके साथ पुली अटैच्ड है, और इस जगह पे दूसरा ब्लॉक है। इस तरीके से इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से खींचा गया, तो बोला गया बी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड वेलोसिटी होगी। तो इस वाले केस के लिए फिर से मैं लेंथ पर जूम कर लेता हूँ, L1 L2 L3, और कांस्टेंट होगा लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3
इज इक्वल टू एल, और डिफरेंशिएट कर लिया, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, डी एल वन बाई डी टी प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो पहले डी एल वन के बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट है ये कितने से जाएगा, वी से, और ये जो पॉइंट है लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना चाह रहा है। कैसे पता चलेगा कि लेंथ हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इस एक टाइम पे बट इसको मान लो कि ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो लेंथ बढ़ेगा ही अल्टीमेटली। तो मैं मानूंगा कि ये प्लस वी लिखा जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये वी बी से जा रहा होगा, तो ये पुली भी इस डायरेक्शन में वी बी से जा रहा होगा, और इसको तुम अब फिक्स मान लो कि ये हमारा फिक्स्ड है। तो वी बी क्या करना चाह रहा है, एल वन लेंथ को घटाना चाह रहा है, तो इसको माइनस ऑफ वी बी लिखेंगे। ये एल वन का हो गया। अब एल टू का भी दो पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन में लेंथ को घटाना चाह रहा है, तो माइनस ऑफ वी बी लिखा जाएगा, और ये पॉइंट भी इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, तो जितनी ब्लॉक की वेलोसिटी उतनी पुली की वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा प्लस वी, लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है इसीलिए प्लस। अब L3 की बात कर लेते हैं, तो ये पॉइंट तो ज़ीरो है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, वो भी प्लस में। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2vb माइनस में और प्लस 3v इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से vb कितना आ जाएगा, 3v/2 आया था, हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम लोग उसको कर सकते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। टेंशन वाले मेथड से, टेंशन वाले मेथड से तो ये ब्लॉक है और ये पुली, और फिर ये इस तरीके से अटैच्ड है। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। हमें पता है एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, तो इस पूरे रस्सी में, ये जो पूरा का पूरा एक रस्सी है, इस पूरे रस्सी को मैं एक टेंशन होगा टी मान लेता हूँ, तो इस पे टेंशन टी लग रहा होगा, इस पे टेंशन लग रहा होगा टी, और इस पे टेंशन लग रहा होगा टी, इस पे इस डायरेक्शन में टी और इस डायरेक्शन में टी। तो इस ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन लग रहा है, जल्दी बोलो 3t। और इस ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन लग रहा है, 2t। 2t। और इस ब्लॉक पे टेंशन t लग रहा है, तो इसके वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा 2vb, और इधर इसका टेंशन को इसके वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, दैट इज va, और दोनों को इक्वल कर लो, आ गया हमारा आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग मत लगाना कि ये टेंशन को कैसे इक्वल कर दिया सर, और ऑलवेज सब करेक्ट आंसर देगा बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सर एक बार वो प्रूफ कर दो ना, ऐसे होता है, पता चल जाए। प्रूफ नहीं है इसका, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ थोड़ी ना होता है, हाँ सर। ठीक है। ये बस ऐसा है, इसे इस तरीके से समझना है हमें, और चाहे किसी भी क्वेश्चन में लगाओ हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये किस तरीके से निकालना है, हाँ सर। ठीक है। अब इसको ऊपर वाले में अप्लाई करो, इधर वाले में, इस वाले में अप्लाई करो और आंसर निकालो। इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है और इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है, दोनों को लिख दो। हाँ सर। इस पे टेंशन लग रहा है टी, इस पे कितना टेंशन लग रहा है 2t, और दोनों के 2t। टेंशन को दोनों के इंडिविजुअल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो और दोनों को इक्वल कर लो, आया आंसर। एक स्टेप में, एक स्टेप में आंसर आएगा, मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ट्राई करके जल्दी से देखो।
इस पे टेंशन और इस पे टेंशन टोटल। तो इस पे टेंशन लगेगा T और इस हाँ वाले सर पे आ रहा लगेगा है। 2T। तो इस पे वेलोसिटी V2 और इसका कितना V1, दोनों को इक्वल कर लो। आ गया आंसर। इस वाले पे भी लगा के देख लो, ये तो कुछ है ही नहीं। इस पे टेंशन T और इस पे टेंशन T है, दोनों सेम है, तो दोनों V1 V2 इक्वल हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से करोगे और रेगुलर मेथड जो है वो उससे भी करोगे। कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी, इसको इस डायरेक्शन में बी से खींचा जा रहा है, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी फाइंड आउट करो। आया क्या आंसर? कितना है आंसर? अरे शॉर्ट ट्रिक से करो ना, एक एक स्टेप में आंसर आता है, अब तक तो आ जाना चाहिए। सर 4/3 वेलोसिटी ऑफ ए। चलो चेक करते हैं। तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है हमें पता है, तो इस वाले रस्सी में टेंशन टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो इस पे टी इधर लगेगा और इस पे टी इस जगह पे लगेगा, तो बेसिकली इस जगह पे 2T लगेगा और इधर टी है इधर टी है, तो इस पे कितना है 2T और इस पे भी 2T। तो इस पूरे ब्लॉक पे टेंशन कितना लगा 4T और इस पूरे ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है 3T। और अब टेंशन के वेलोसिटी से रिप्लेस करो, आ गया आंसर। सो वी बी इज इक्वल टू 4V/3। अब चाहो तो तुम लेंथ L1 L2 L3 लेकर के भी कर सकते हो, L1 L2 L3 L4। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू L। डिफ्रेंशिएट कर लिया और नीचे मैं लिखते जा रहा हूँ। L1 के लिए इस पॉइंट का वेलोसिटी v माइनस ऑफ vb, फिर आएगा प्लस L2 के लिए v और उस पॉइंट का माइनस vb, फिर आएगा L3 के लिए सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होगा, v माइनस ऑफ vb। और L4 के लिए एक होगा v और दूसरा 0। अब इस जगह से आंसर निकालो, ये भी सेम आना है, 1 2 3 4 4v इज सेम इक्वल्स आ टू रहा है सर। 3vb। आएगा ही सर, शॉर्ट ट्रिक बनाया है तो आएगा नहीं, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक क्या फायदा, फिर एक में आया दूसरे में नहीं आया। ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें और कहीं जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये खुद का बनाया हुआ शॉर्ट ट्रिक है। तो कहाँ पे एक्सेप्शन है इसका, जितना इजी टू यूज है उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो एक्सेप्शन उस जगह पे होगा जब जब रस्सी वेलोसिटी के डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे जो रस्सी है सारे ऐसे हैं और ब्लॉक का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इवन ऊपर वाले केस में भी हम लोगों ने ऐसा देखा, लेकिन अगर रस्सी और वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे और उस केस में फिर हमें एक्चुअल मेथड से करना होगा, इसीलिए पहला शॉर्ट ट्रिक से मैंने सॉल्व नहीं किया। उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रस्सी है और इस रस्सी से इसको बांध दिया गया
और ये एंगल है थीटा। इसको इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है। ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। तो बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूं कि हमें वेलोसिटी का सबसे रियल डायरेक्शन में एज्यूम करना है। हर एक ब्लॉक का जो भी रियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे एज्यूम करना है। जैसे ब्लॉक बी है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। लोग गलती कहाँ पे कर लेते हैं? ये रस्सी इधर 10 से खींच रहा है तो इधर भी रस्सी 10 से खींच रहा होगा, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी बी होगी, तो वो कितना हो जाएगा? 10 cos 37 इज इक्वल्स टू वी बी। आगे आंसर गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग जो कंपोनेंट लेते हैं वो हाइपोटेनस का लेते हैं। ये जो हाइपोटेनस है इसका कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये एंगल थीटा है। तो हम लोग लिखेंगे सी कॉस थीटा इज ए, नॉट ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी। ऐसा नहीं लिखते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो देखो, ये तो 10 हाइपोटेनस ही तो है। अरे नहीं, ये हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। कैसा हाइपोटेनस करूंगा मैं? ऐसे, ये दिस इज 10 and this is the real direction of velocity vb and this angle is theta। तो एक्चुअल में कंपोनेंट कैसे लेना चाहिए? vb cos theta is equals to 10। ये हमारा सही है। तो जिसको समझ में आ गया होगा ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा अब मेरे तरीके से जो जनरल मेथड है उससे करते हैं। इसको ले लिया लेंथ L1 और इस वाले को ले लिया लेंथ L2। नीचे मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर से। ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये तुम ढूंढ करके मर जाओगे लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं। ना बुक में गिवन है ना कहीं पे भी गिवन है। ये सिर्फ लिखते हैं कि हाँ कंपोनेंट लेना है। तो मुझे पहले अज्यूम करना है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, वो रियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों ब्लॉक का इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये तो हमें गिवन ही है 10 है। दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए। ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, ये एंगल है थीटा। फिर से वही काम करेंगे। L1 प्लस ऑफ L2 इज इक्वल्स टू L, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया। dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब L1 लेंथ की बात कर लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में 10 से जा रहा है और ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो 10 से इंक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्लस लिया। उसके बाद dl2 बाई डी टी 0 करना है। तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट पुली का है तो इसकी वेलोसिटी फिर से हो जाएगी 0। लेकिन इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है L2 वो किस रेट से घट रहा है या बढ़ रहा है। याद करो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? कंपोनेंट लिया था। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी a है, ये b है, ये पार्टिकल a है, ये पार्टिकल b। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसा लिया था? va cos थीटा प्लस vb cos अल्फा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना था हमें। तो इसी तरह से रस्सी का लेंथ चेंज होने का रेट, यहाँ पे डिस्टेंस का चेंज होने का रेट वो ये था। तो रस्सी का लेंथ होने का रेट, चेंज होने का रेट क्या लिखेंगे हम लोग? वी बी कॉस थीटा, और वो घटा रहा है तो माइनस वी बी कॉस थीटा प्लस 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा। सो वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा आंसर, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली इस जगह पे निकाला था। समझ में आया? थीटा वगैरह दे रखा है, पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय कॉस 37। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। सर आया। आया तो क्वेश्चन करो फिर। एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ऐसा है, गड्ढे में एक आदमी गिर गया, ठीक है, और गड्ढे से इस आदमी को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। कैसे करके? दो रस्सी के हेल्प से। तो एक इस तरफ आदमी है जो रस्सी से पकड़ के खींच रहा है, और एक इस तरफ आदमी है जो कि रस्सी को पकड़ के खींच रहा है। दोनों रस्सी को इस डायरेक्शन में v स्पीड से खींच रहा है, v वेलोसिटी से खींच रहा है। सॉरी। तो तुम्हें बताना है कि ये आदमी कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा, और ये जो रस्सी है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, और ये है मैन, द मैन। चलो सॉल्व करो इसको। तो इस वाले पार्ट में हम लोग फिर से लेंथ एज्यूम करेंगे, L1, L2, L3, L4। बहुत जगह पे क्या करते हैं, L1 और L2 को ही एज्यूम करके निकाल लेते हैं, और L3 और L4 को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है। इस पार्ट में जो आदमी की एक्चुअल स्पीड होगी उसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा। तो लेट से कि ये आदमी जो है VM से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर से L1, L2, L3 सभी का समेशन 0, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन भी इक्वल, L कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा। तो पहले वाले का देख लेता हूँ मैं, L1 का। L1 लेंथ का दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और ये दूसरा। पहला वाला जो पॉइंट है वो v वेलोसिटी से बढ़ाना चाहता है तो प्लस v लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट तो रेस्ट पे। L2 पॉइंट की बात करें तो ये जो है पॉइंट 0 वेलोसिटी पे, लेकिन ये पॉइंट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंगल थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा VM cos थीटा। तो L2 लेंथ को, रस्सी के लेंथ को ये घटाना चाहता है, किस रेट से? VM cos थीटा माइनस होगा वो। और सेम L3 और L4 का होगा। L3 किसके साथ है? L2 के साथ, सिमिलर है मतलब कि, और L1 L4 के सिमिलर है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 और इस जगह पे 2 डाल दो। तो इसीलिए कभी कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है, v माइनस ऑफ VM cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो VM विल बी इक्वल टू v बाय cos थीटा। ये आ जाएगा आंसर। आया था आंसर? हाँ सर। Yes, sir. एक और SCB का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इस जगह पे ये ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से। और रस्सी कुछ इस तरीके से गया हुआ है, और एक ब्लॉक रखा गया इस जगह पे और एक ब्लॉक रखा गया इस जगह पे। अभी जो इस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंसेस थे इन दोनों के बीच का, वो A दे रखा है, और ये जो सर वो डिस्टेंस, पहला वाला पुलिस सपोर्टेड कैसे है? ये B है। ये पुली किस तरीके से सपोर्टेड था, सोचो। ये पुली सपोर्टेड था ना, बी। ये वाला, है ना? हाँ सर। तो उसी में रस्सी को बस ऐसा कर दिया, ठीक है। तो बोला गया कि अगर
ये बी ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में जाएगा v1 से, ए ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सॉल्व करो। तो इसको करने के लिए फिर से मुझे क्या करना होगा, लेंथ को एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले मैं एंगल एज्यूम कर लेता हूँ, दिस एंगल इज थीटा, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और जो रियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसे भी एज्यूम कर लेता हूँ, ये होगा इस डायरेक्शन में, विच इज बी ए। और तीन लेंथ हो गए, L1, L2 एंड L3, और तीनों का समेशन कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। dl3 by dt is equals to 0। L1 वाले के लिए देखते हैं। L1 वाले लेंथ के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लेंथ को इंक्रीज कराना चाह रहा है, तो इसमें हम लोग प्लस v1 लिखेंगे, दूसरे वाले का 0। और L2 वाले के लिए ये पॉइंट तो 0 है, लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, बी ए कॉस थीटा माइनस बी ए कॉस थीटा, क्योंकि लेंथ को डिक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है। सेम वे में इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ए कॉस थीटा होगा, और इस पॉइंट का 0। माइनस ऑफ वी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू 2va cos थीटा। सो va इज इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos थीटा। अब मुझे cos थीटा निकालना है, इस जगह पे ट्राइंगल दे रखा हुआ है। दिस लेंथ इज b and this length is a by 2, so this angle is theta। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, v1 अपॉन 2 b रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। समझ में आया क्या चीज, बोलो। ये इसका रिलेशन हो जाएगा। आया था किसी का? हाँ सर। सर cos थीटा तक आ गया, cos थीटा से ये कैसे निकालूं वो नहीं आया था। अच्छा, हाँ सर, ये नहीं है। तो सेम बस सर। ये बस वैल्यूज को पुट करना है इस तरह से निकाल के। एक्सेलरेशन के लिए फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसे करो, फिर हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पे चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसा कि ये पुली है, इस जगह पे एक मास है, इस जगह पे मास है, और सभी मासेस इस तरीके से कनेक्टेड है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में v3 है, इसका नीचे की डायरेक्शन में v1 है, और इसका भी नीचे की डायरेक्शन में v2 है। पूछा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड v3। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, निकालो। तो इस जगह पे मैं लेंथ को एज्यूम कर लेता हूँ, एक L1, L2, L3। इस क्वेश्चन में इसको मैं L1 मान लेता हूँ, L2 मानता हूँ, L3 मान लेता हूँ। तो बहुत सारे रस्सी है, बहुत सारे लेंस को तुम एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट वे है उसको करने का वो ये है कि ये जो ब्लॉक है थर्ड वाला,
तो जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये तुम्हारा पुली नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? तो पुली जो नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वो कितने की स्पीड से कर रहा है? v3 के स्पीड से। और ये पुली के साथ जो मासेस कनेक्ट है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है v2 से, और ये भी मास जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में v1 से। अब तुम सोच रहे हो सर ये v1 और v2 कैसे इस डायरेक्शन में, दोनों एक तो ऊपर जाना चाहिए एक को नीचे जाना चाहिए। नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ग्राउंड के फ्रेम में लिया गया। अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे, मान लो v3 बहुत ज़्यादा है, तो ये वेलोसिटी ऊपर होगा और ये वेलोसिटी नीचे होगा, तो ये पुली ओवरऑल नीचे की डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा होगा, तो ओवरऑल स्पीड जो होगा ग्राउंड के फ्रेम में नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये सारे जो वेलोसिटीज़ है ग्राउंड के फ्रेम में, और जो हमने ऊपर लिखा था dl1/dt प्लस dl2/dt, वो भी तुम्हें सारे वेलोसिटीज़ एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डालना है। तो मैं इधर ले लेता हूँ L1 और इस तरफ ले लेता हूँ L2। सो L1 प्लस ऑफ L2 इज इक्वल टू L, और इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। और L1 वाले के लिए देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है नीचे की डायरेक्शन में v1 से जा रहा है और बढ़ाना चाह रहा है, तो v1 लिख दिया प्लस में। और ये जो पॉइंट है नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है और लेंथ को घटाना चाह रहा है, ये हो जाएगा माइनस v3। इस वाले पॉइंट को देखें L2 वाले के लिए, तो वो v2 बढ़ाना चाह रहा है, और ये जो पॉइंट को देखेंगे तो v3 घटाना चाहेगा, माइनस v3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। सो v1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 2v3 बन जाएगा, इक्वल्स टू v1 प्लस v2 माइनस ऑफ 2v3 is equals to 0. So v3 is equals to v1 plus v2 divided by 2। ये जो फॉर्मूला आया है इसे हम लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको एज ए फॉर्मूला ही हम लोग यूज करें। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कि या तो सभी की वेलोसिटी ऊपर ले लो या फिर सभी की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में ले लो। अगर सभी का वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे तो सारे के सारे एक ही साइन में आ जाएगा। So this is velocity of pulley, and this is v1 and this is v2. So velocity of pulley is equals to v1 plus v2 divided by 2, ये होगा। या फिर इसको सर मैं ये बोलने जा रहा था। acceleration of pulley is equals to v a1 plus a2 divided by 2 होगा, ये होगा। और या तो फिर तुम सभी के वेलोसिटीज को नीचे कर लो, ये नीचे की डायरेक्शन में v1 और ये नीचे की डायरेक्शन में v2, तो भी हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो किसी भी एक डायरेक्शन को ओके प्लस, सर। है ना, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस ले लेना और उसके हिसाब से चाहे तो नीचे वाले को प्लस ले लेना या फिर ऊपर वाले को प्लस लेना। अगर ऊपर का प्लस लिया है तो नीचे डायरेक्शन को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि ये पुली है और ये ब्लॉक इस डायरेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है और इस जगह से पुली अटैच्ड है और इस तरफ मासेस है कुछ कुछ। ये ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये नीचे की डायरेक्शन में 2 या फिर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो मैं इस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। सॉल्व करो इसको। मैं इस पुली के ऊपर इक्वेशन लगाऊंगा पहले तो, और पुली के ऊपर जो इक्वेशन लगेगा मैं इस पुली के ऊपर इक्वेशन लगाऊंगा। वो किस तरीके से लगेगा, इसके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है।
तो मैं मान लेता हूँ कि पुली जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, VP और ये 5 से जा रहा है और ये नीचे जा रहा है 6 से, और ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 होता है। वेलोसिटी ऑफ पुली को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, V1 ये वाला 1 है तो इसको हम लोग प्लस लेंगे और इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में -6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा। डेट मीन्स हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा है वो गलत है। बेसिकली पुली जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, तो पुली अगर नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो इससे जो रस्सी कनेक्टेड है और ब्लॉक जो कनेक्टेड है, ये ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में कितने से जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया सबको? नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पे। वेज कंस्ट्रेंट, और ये था हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मोशन या फिर वेज कंस्ट्रेंट सिंपल बोलते हैं, और ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा सिंपल है और इसको समझना आसान है अगर अच्छे तरीके से समझ पाओ तो। ये हमारे पास एक वेज है और इस वेज के साथ कुछ सिस्टम लगाया गया है, एक रॉड ऐसा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। तो अप एंड डाउन मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक रॉड इस जगह पे लगा दिया मैंने, जो इसको सिर्फ अप एंड डाउन मोशन ही करने के लिए अलाउ करेगा। तो बोला गया, ये वेज है थीटा एंगल पे, तो बोला गया कि अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में VB से जाएगा तो ये जो रॉड है वो कितने स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि इस जगह पे जो कांटेक्ट है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा, और कोई भी कांटेक्ट मेंटेन होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों को कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है तो इस पॉइंट की जितनी वेलोसिटी है इस पॉइंट की भी उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब जो पॉइंट, जो सरफेस कांटेक्ट में है उन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये एक सरफेस है रॉड का और ये एक सरफेस है वेज का। क्या ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है? बिल्कुल हाँ। तो क्या इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए? देखो यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी को चूज किया गया है, तो हमें भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी को सेम करना है। तो इसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि नीचे की डायरेक्शन में विच इज VR, तो एंगल है ये थीटा, कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और ये एंगल होगा थीटा विच इज VR cos थीटा। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो ये पॉइंट जो है मतलब वेज, वो इस डायरेक्शन में VB से जा रहा है और ये एंगल है थीटा। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया सरफेस का, VB sin थीटा। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। सो VB sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू VR cos थीटा। इधर से रिलेशन आ जाएगा डेट VB tan थीटा इज इक्वल्स टू VR। समझ में आया क्या ये बात? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया कि नहीं? सरफेस की सर एक बार वेलोसिटी, और सर एक बार वापस बताओ ना, वो इक्वल क्यों किया? सरफेस की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये सरफेस और नीचे वाला सरफेस सेम स्पीड से 5 से चल रहा है और ये भी 5 से नहीं चलेगा, तब तो इन दोनों के बीच में
मतलब कि कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेट से ये 6 से चलने लग गया इस डायरेक्शन में, तब तो ये जल्दी जल्दी भाग जाएगा और इसके बीच का डिस्टेंस गैप बढ़ने लग जाएगा, कांटेक्ट कभी रह ही नहीं पाएगा। और इसकी भी हाँ वेलोसिटी सर। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 6 हो गया 7 हो गया तो ये इसको तोड़ करके आगे निकल जाएगा। तो एक ही तरीका है कि दोनों के सरफेस की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसीलिए इन दोनों वेलोसिटी को मैंने कर दिया सेम, इक्वल। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक हिंज है और इस पे रॉड लगा हुआ है और इस जगह पे एक ब्लॉक है। ब्लॉक बोला जा रहा है सॉरी, ये पॉइंट पी है और ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक को बोला गया कि ये v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये रॉड का जो पॉइंट पी होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑफ रॉड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये तुम्हें निकालना है, सॉल्व करो। और इसमें एंगल दे रखा है थीटा है, ये जो एंगल यहाँ पे है इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इस वाले एंगल को थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रॉड है इसका मोशन होगा पी पॉइंट का, तो उस पी पॉइंट का रियल में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? तो मैं देख के पता चल रहा होगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा पी पॉइंट का ऑफ कोर्स वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी या फिर रियल वेलोसिटी, और वो मैं वीपी लिख देता हूँ। और ये है हमारे पास ब्लॉक और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये एंगल थीटा है और इस जगह से कंपोनेंट लो ये थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो इधर बन जाएगा वीपी साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये कांटेक्ट मेंटेन करके रख सकता है। सो वीपी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू वी, सो वीपी इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आएगा हमारा वीपी पॉइंट पी की वेलोसिटी, लेकिन हमें वर्टिकल डायरेक्शन में मांगा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज वीपी cos थीटा। वीपी का वैल्यू पुट कर लो, वी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो ये आ जाएगा वी कॉट थीटा। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है और एक पुली इस जगह पे लगा हुआ है और इस जगह से ब्लॉक अटैच्ड है ऐसा। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है सिस्टम। बोला गया कि अगर ये ब्लॉक ए है और ये बी है और ए ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इसमें अब दोनों कंस्ट्रेंट कंबाइंड है। तो इस क्वेश्चन में मुझे
एक्सेलरेशन पूछा है पी ब्लॉक का कितना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग दिख रहा है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं हम लोग। इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2 और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो बी ब्लॉक है नीचे की डायरेक्शन में बी से एक्सेलरेट कर रहा है। तो L1 प्लस ऑफ L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब L1 लेंथ की बात करते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, लेकिन ये जो पॉइंट है पुली के साथ अटैच्ड है, तो पुली ब्लॉक जितने स्पीड से जाएगा पुली भी उतने स्पीड से जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा। और लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है तो माइनस ए। L2 वाले लेंथ के लिए देखें तो ये 0 है, वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले मैं इसके ऊपर बैठ गया, उसके बाद फिर मैं इसको देख रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि तुम ग्राउंड के फ्रेम में रह करके देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट करते हुए दिखेगा, राइट के डायरेक्शन में, लेकिन लेंथ रस्सी का इस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो बेटर है कि तुम इसके ब्लॉक के ऊपर बैठ करके दोनों का एक्सेलरेशन देखो। तो पहले वाला ऊपर वाले का 0 हो जाएगा और दूसरे वाला का कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ बी। नीचे की डायरेक्शन में बढ़ा रहा तो इधर से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। लेकिन ध्यान दो मैंने क्या मांगा है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, ये अभी भी अधूरा निकला है। अब वेज कंस्ट्रेंट लगेगा क्योंकि इस जगह पे ये दोनों अटैच्ड है, तो जितने से ए आगे की डायरेक्शन में जाएगा बी भी उतने से ही आगे की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए होगा, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बी होगा, जो कि ए निकल करके आया। तो मैं ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए आई कैप माइनस ऑफ ए जे कैप लिखूंगा और नेट A√2 लिखूंगा। ये आएगा आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर करते हैं। लगा था ऐसा कुछ होगा बट श्योर नहीं था। कोई बात नहीं, एटलीस्ट समझ में तो आ गया। अब हम लोग वेज कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना सीख लिए। अब NLM के क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, तो इस जगह पे एक ब्लॉक है m मास का और इस जगह पे भी एक ब्लॉक है m मास का। पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो एक मैं कर देता हूँ, उसके बाद तुम करना। तो क्या करना है, पहले एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होने वाला है। कौन जाएगा किस तरफ मुझे वो भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, इसको मैं ऊपर एज्यूम कर लेता हूँ। अगर इसको मैं ए एज्यूम करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें टेंशन है 2t, इसमें टेंशन है t, तो इसका 2 a1 एज्यूम करता हूँ उसको, तो a1 इज इक्वल टू ए। इधर से a1 कितना आ जाएगा, a/2। फटाफट निकाल लिया हमने। इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में a/2 होगा और इसका एक्सेलरेशन a हुआ। तो अब दोनों का FBD बनाना है, तो पहले इसका FBD बना लेता हूँ। ये m मास का ब्लॉक है, ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में a से एक्सेलरेशन होगा। और ये ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा 2t और इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में a/2 होगा। तो इस पे इक्वेशन लिखूंगा, t माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इस वाले पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो mg बड़ा है, mg माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 2t माइनस ऑफ 2mg इज इक्वल टू 2ma। और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड, तो 2t कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ऑफ mg आ जाएगा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि एक्सेलरेशन किधर होने वाला है। तो mm कैंसिल आउट, 5a/2 माइनस g, सो a कितना आ जाएगा, 2g/5। माइनस में आया है,
माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा एक्सेलरेशन का उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है क्या? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। एनएलएम के इक्वेशंस लगाए मैंने, और कुछ नहीं किए हैं, इससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस जगह पे एक ब्लॉक है और कुछ स्ट्रिंग्स इस तरीके से अटैच्ड है ब्लॉक के साथ। ये दे रखा है, लेट से एम ही ले लेते हैं सिंपल। चलो, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। सॉल्व करो जल्दी से। तो दोनों ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। इस पे लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। एक टेंशन, दो टेंशन और तीन टेंशन, 3T लगेगा। और अब एक्सेलरेशन में सर रिलेशन निकाल, G/4 आया है। चेक कर लेते हैं कितना है। अब एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन मैं a एज्यूम कर लेता हूँ और इसका a1 है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इस पे टेंशन लग रहा है 3T, इस पे टेंशन लग रहा है T, तो a1 इज इक्वल्स टू 3a। आ गया। तो ये आगे की डायरेक्शन में 3a से एक्सलेट करेगा और ये आगे की डायरेक्शन में a से एक्सलेट करेगा। और अब दोनों पे इक्वेशन लिख दो। तो mg माइनस ऑफ 3t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3t इज इक्वल्स टू 9ma, सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो 3t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा mg इज इक्वल्स टू 10ma, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g/10। ये आया था क्या, ये कुछ और आया तुम लोग का? तो ये मेरा a तेरा उल्टा हो गया था। ये मैंने a निकाला है। अगर तुम्हें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मांगा होता तो a1 कितना आता, 3g/10। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना क्या मांगा है। ओके सर। क्या उल्टा हो गया तुम्हारा? नहीं सर, वो ध्यान नहीं एक्सेलरेशन का दिया। रिलेशन। हाँ, वो A1A आ गया और ये 3A आ गया। अरे, गलती कर दिया था वो ऐसा इक्वेशन। शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद भी गलती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, चलो कोई नहीं, इसको करके देखो, आता है इसको। क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, सॉरी वेज है, और इस जगह पे वही रॉड है ऐसा, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है, और इसका मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इस तरीके से। इस रॉड का मास दे रखा है, डेट इज 2m, और इसका मास दिया हुआ है m। थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री है, 53 डिग्री भी ले सकते हैं। हाँ, तो बताना है कि इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। पूरे सिस्टम को फ्री है मूव करने के लिए छोड़ दिया गया, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। सॉल्व करो। तो देखो क्या करना पड़ेगा,
एक तो कंफर्म है कि इसमें वेज कंस्ट्रेंट के इक्वेशन लगेंगे, तो उससे तो मैं एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो मैं अगर एज्यूम कर लूँ कि इधर A1 लग रहा है, उधर A2 एक्सेलरेशन है, तो फिर हम लोग आराम से एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लेंगे। फिर फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। इसका एफबीटी देखते हैं। ये एक तो ब्लॉक है और एक वेज। वेज को मैं इस डायरेक्शन में जूम कर लेता हूँ कि ये A1 से जा रहा है, और ये जो रॉड है, जो रॉड को मैं जूम कर लेता हूँ नीचे की डायरेक्शन में A2 से जा रहा है। इस A1 और A2 में रिलेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला हुआ था, लेकिन फिर भी चलो निकाल लेते हैं। इसका इस तरफ है A1, तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, A1 साइन थीटा, और ये डायरेक्शन को मैंने मान लिया A1, और इस वाले को माना A2। इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, A2 cos थीटा, ये आ गया A2 cos थीटा। सो A2 इज इक्वल्स टू A1 tan थीटा, ये आ चुका है। तो मैं A1 को ही A एज्यूम कर लेता हूँ, तो A2 कितना आ जाएगा, A tan थीटा। इक्वेशन बनाने में थोड़ी आसानी होगी। अब फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। सो A1 इज इक्वल्स टू A इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स टू A tan थीटा। अब ये जो रॉड है वो ऐसा है, इसका सरफेस ऐसा है, तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 2mg, और नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। और तुमने जो एंगल दिया है ये वाला थीटा लिया है, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में अगर लगा है तो एंगल कितना है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा नॉर्मल का, n cos थीटा, और ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है A2 से, है ना, A2 है, A2 से, विच इज A tan थीटा। इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2mg माइनस ऑफ n cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इस वेज पे आएगा, तो वेज पे भी नॉर्मल उतना ही लगेगा, तो नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में n। इसका दो डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। वर्टिकल से तो कोई मतलब नहीं है मुझे, हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन ही इसको मूव कराने वाला है। तो ये थीटा एंगल है, इस डायरेक्शन में है n, इधर कंपोनेंट आएगा n साइन थीटा। सो n साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो ए है, मास इसका m दे रखा है। ये है दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो क्या करें इसके लिए, n का वैल्यू उठा के पुट कर लेता हूँ, n इज इक्वल्स टू एम ए डिवाइड बाय साइन थीटा, इसका वैल्यू इसमें पुट कर लेता हूँ। सो 2mg माइनस ऑफ n का वैल्यू विच इज एम ए, और ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2ma tan थीटा। सो 2mg इज इक्वल्स टू ma कॉट थीटा, थीटा कितना लिया हमने 37, है ना, 37, कॉट 37 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 2ma tan 37 कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको ऐड वगैरह कर लो और इधर से एक्सेलरेशन निकाल लो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस ऑफ 3/2 इंटू a इज इक्वल्स टू 2g। तो a आ जाएगा तुम्हारा 12 और 9 21, और नीचे आ जाएगा 6, 12 डिवाइड बाय
21G यही है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। सर हाँ हाँ हाँ, नहीं 17 आ रहा है। 8 सॉरी 8, हाँ हाँ सॉरी गलती कर दे रहा हूँ, ये 2 है ना नीचे, तो 8 प्लस ऑफ 9 होगा विच इज 17, तो नीचे आएगा 17, 7 बार, हाँ ये हो गया हमारा आंसर सही। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इस तरह के तो और भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी मैंने इजी वाले क्वेश्चन दिए। इसमें स्प्रिंग वगैरह लगा दिया जाएगा इस जगह पे, और फिर बोलेगा कि बताओ स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, ऐसे करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ठीक है, ये फिर हम लोग का आज का है कंस्ट्रेंट मोशन पूरा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिस्टम पे फोर्सेस, और फिर हमारा आएगा सूडो फोर्स। तो ये 2 टॉपिक बचे हुए जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा।